नंबर 4, द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, जिसके मुताबिक जो एमिसिव पावर होती है ब्लैक बॉडी की, जो भी वो एनर्जी इमिट करता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऐसा है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है। इसी वजह से यहाँ पर आप देख लीजिए, द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। Number 5, the phenomenon of pair production takes place if the energy of photon is greater than। पेयर प्रोडक्शन कब होता है? जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखनी है आपने, वो होता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जो इंसिडेंट फोटोन होता है, जब पेयर प्रोडक्शन अगर आपने स्टडी किया होगा तो उसमें देखा होगा एक फोटोन लाजमी होना चाहिए जो एक हैवी न्यूक्लियस से करीब से गुजरेगा, तो उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, तो ही पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल है। और ये कांस्टेंट वैल्यूज को आप याद रखिएगा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर 6, एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज रेज्ड। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं ब्लैक बॉडी के, तो जो वेवलेंथ है जो करस्पॉन्ड कर रही है मैक्सिमम इंटेंसिटी को, वो शिफ्ट हो जाती है सिमिलर वेवलेंथ पर, शॉर्टर पर, लॉन्गर पर, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन है वेवलेंथ और टेम्परेचर का, जो कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, जिसके मुताबिक वेवलेंथ जो कि करस्पॉन्ड करती है मैक्सिमम इंटेंसिटी को, जैसे हम शो करते हैं लेमडा मैक्स से। लेमडा मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, इसका मतलब है वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो आंसर है वो है शॉर्टर वेवलेंथ। 10, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल ट्रांसफॉर्म्स लाइट एनर्जी इनटू। जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटो सेल्स की यही खास बात है कि जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर 11, डी ब्रॉलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज गिवन बाय। सिंपल डी ब्रॉली हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है। लैम्डा बराबर होता है एच ओवर एम वी के, या एच ओवर पी भी हो सकता है कभी कभार अगर ऑप्शन चेंज कर दें। तो याद रखिएगा जो मोमेंटम है वो खुद बराबर होता है एम वी के। नंबर 12, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के लेक्चर मैंने समझाया भी था। पेयर प्रोडक्शन कम अज़ कम जो है, अगर जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी होनी चाहिए 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बाकी सारी की सारी गलती हैं, बस ये कांस्टेंट वैल्यू आपने याद रखनी है, और ये तो हो ही नहीं सकता, मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी पूछी गई है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, जबकि वोल्ट जो है ये वोल्टेज का यूनिट है। तो हरगिज़ हरगिज़ ये गलती मत कर देना, वोल्टेज नहीं बल्कि 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 15, in order to increase the kinetic energy of an ejected photoelectron there should be an increase in। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और उसी का एक फीचर है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन की, तो आपको बढ़ानी चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और अगर यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर आएगा, जहाँ पर कह दें कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएं, तो उसके लिए इंटेंसिटी बढ़ती है, बट फॉर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वी शुड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल क्या चीज़ सही है? तो अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल याद रखिए, दो आप लोग को स्टडी करोगे, एक होगा मोमेंटम और पोजीशन का, और दूसरा होगा एनर्जी और टाइम का। और जहाँ तक ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंसर्न है, आप देख लें यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा, पता लग जाएगा। पहला जो वो है अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, वो है ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन, और दूसरा है एनर्जी एंड टाइम। तो एनर्जी और टाइम वाला कुछ हो या फिर पोजीशन और मोमेंटम वाला हो, तो फिर आप देख सकते हो सही ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहले में लिखा हुआ है पोजीशन एंड टाइम, जो कि गलत हो गया। दूसरे में आ गया पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है, और दूसरे में आ गया एनर्जी और मोमेंटम, ये भी गलत हो गया। और फिर पोजीशन और एनर्जी, ये भी गलत हो गया, यानी कि सही आंसर है हमारे पास ये वाला। और बाकी अगर आप स्टडी कर लोगे अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, तो फिर आप देखोगे कि यही कंफर्म आंसर है कि जो अनसर्टिनिटी का प्रोडक्ट होता है ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस होता है। नंबर 10, according to special theory of relativity the mass of particle moving with speed of light will become, क्या हो जाएगा? ठीक है जी, यहाँ पर मास वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मास वेरिएशन के मुताबिक
m बराबर होता है m नॉट होता है रेस्ट मास, ठीक है जी। और फिर ओवर लॉरेंट्स फैक्टर आता है, लॉरेंट्स फैक्टर होता है अंडर रूट 1 - v² ओवर सी स्क्वायर, 1 - v² ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम फाइंड करेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट तो मास क्या हो जाएगा। तो याद रखिए ये कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, यानी कि यहाँ पे फैक्टर में हमें लिखना पड़ेगा सी स्क्वायर। जैसे सी स्क्वायर लिखेंगे, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर होगा कैंसिल, आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे जब आंसर आएगा ओवर 1 - 1 और रूट और ऊपर लिखा हुआ होगा एम नॉट, तो 1 - 1 का आंसर क्या आएगा, 1 - 1 का आंसर आएगा 0 का, और 0 का रूट भी आएगा 0। और जब एम नॉट को 0 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। तो वैसे ही याद रखने वाली बात भी है मास वेरिएशन के अंदर कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट तो उसका मास हो जाता है इनफाइनाइट। नंबर 17, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेमडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये। तो भाई ये सीधा सीधा सा लॉ है हमारे पास, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ से रिलेटेड है कि जो वेवलेंथ विच करस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसका प्रोडक्ट लिया जाए टेम्परेचर से, वो बराबर आती है कांस्टेंट के। तो ये सिंपल सी एक्सप्रेशन देखते ही फ़ौरन याद आ जाना चाहिए कि इसका ताल्लुक है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। Number 4, as the temperature of black body is raised, the wavelength corresponding to the maximum intensity shift towards, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ब्लैक बॉडी का, तो जो वेवलेंथ वो जो करस्पॉन्ड करती है मैक्सिमम इंटेंसिटी को, जिसको हम शो करते हैं लेमडा मैक्स से, तो लेमडा मैक्स जो है वो क्या होती चली जाती है। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि ये जो है वो एक्चुअली एक लॉ से रिलेटेड है, और वो लॉ कहलाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसके मुताबिक wavelength corresponding to the maximum intensity is inversely proportional to the absolute temperature of that black body। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती चली जाती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज रेज्ड, तो इसका मतलब वेवलेंथ होती चली जाएगी शॉर्टर। अच्छा जी, 11 है, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन। जो एनर्जी और मास रिलेशन था E = mc², आइंस्टाइन का, उसकी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने की थी। तो वो प्रोसेस कहलाता है प्रोटॉन्स इंड्यूस्ड रिएक्शन, वो रिएक्शन जो कि प्रोटॉन इंड्यूस करता है। यही वो प्रोसेस हैं जो कि पहली मर्तबा जिसने साबित करा कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नंबर 15, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है। तो याद रखिए फोटोन का रेस्ट मास बराबर होता है 0 के। फोटोन का मास नहीं होता, फोटोन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो कि ब्लैक बॉडी इमिट करती है, ठीक है ना। तो वो उसका कोई मास नहीं होता। तो रेस्ट मास पूछा जाए या कोई से मास पूछा जाए, याद रखिए वो बराबर होगा 0 के। नंबर 3, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, तो वो तो आपको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अंदर पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है, जो मैटर वेव्स की वेवलेंथ होती है वो बराबर होती है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है जी। यानी कि एच अपॉन जो ही मोमेंटम होता है पार्टिकल का उस पर डिपेंड करती है। और फिर मोमेंटम का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। जो मोमेंटम है वेव का, उसको फाइंड करने का आसान सा तरीका है, और वो ये है कि प्लैंक्स कांस्टेंट को डिवाइड कराते हैं उसकी वेवलेंथ से, ठीक है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये भी याद होगा तो आप याद रख लोगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो एच अपॉन एम वी के बराबर होती है। नंबर 4, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ पेयर प्रोडक्शन। अच्छा, अब ये भी बात जो है वो याद रखने वाली है। पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें एक फास्ट मूविंग गैमा रेडिएशन एक हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजरती है तो पेयर प्रोडक्शन होता है। बट वो जो फास्ट मूविंग है उसकी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो याद रखो उसकी अच्छा हाँ, एक और बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक ऑप्शन वोल्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना। वोल्ट तो वोल्टेज का यूनिट है, यानी कि इसको तो आप फॉरन निगलेक्ट कर दें, यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन बचे। बट क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू है तो आपने याद रखना है मिनिमम एनर्जी जो पेयर प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा, ये वाली जो वैल्यू है। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लैम्डा मैक्स इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा मैक्स एंड टी होता है बराबर कांस्टेंट के। तो ये क्या है, एक्चुअली ये एक लॉ है जिसके मुताबिक ये जो लैम्डा मैक्स लिखा है मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, यह है वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी। और
टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, या फिर अगर मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाऊं, हो सकता है लॉ इस तरह से याद ना आए, तो याद रखना वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर मालूम करनी है, इसको हम लेमडा मैक्स से शो करते हैं, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। और ये जो लॉ है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ही लॉ है, और ये लॉ कहलाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसमें रिलेशन हम स्टडी करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। Number 15, the energy radiated per second per unit area from the surface of a black body is directly proportional to its absolute temperature raised to the power। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये एक लॉ है, ठीक है ना, स्टीफेंस लॉ, जिसके मुताबिक जो एनर्जी रेडिएट होती है, जो इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बट जब स्टीफन बोल्ट्जमैन ने इसको स्टडी किया तो पता चला था ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसी तरीके से हमारा जो चौथा ऑप्शन है यानी कि 4 वही सही है। जो ये एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया है ब्लैक बॉडी से जो इमिट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की 4 पावर के। क्वेश्चन नंबर 2, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, स्कैटर्ड फोटोन हैज अ फ्रीक्वेंसी लेस देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन, सेम फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ शॉर्टर देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो सही आंसर है फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट फोटोन से कुछ कम हो जाती है, ठीक है ना। और एक बात और मैं आपको समझाऊं, फ्रीक्वेंसी चेंज तो होती है, बात तो कंफर्म है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होने का मतलब और वेवलेंथ शॉर्टर होने का मतलब सेम ही होता है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गए। तो इसका मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आप भूल भी जाते तो आप समझ जाओ कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है इंसिडेंट फोटोन की इन कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस। नंबर 9, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, फोटोन का क्या रेस्ट मास है, तो याद रखो फोटोन का कोई मास है ही नहीं, फोटोन जो है वो मासलेस है। तो चाहे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के उसका मास पूछा जाए, याद रखना है कि फोटोन का रेस्ट मास बराबर होता है 0 के, नॉट -1 जो कि इम्पॉसिबल सी बात है, नॉट 1 एंड नॉट इनफाइनाइट। हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 4, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से एनर्जी जो इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं कि एनर्जी कितनी रेडिएट होती है पर यूनिट एरिया पर सेकंड, जैसे हम ई से शो करते हैं, वो बराबर होती है प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, जिसको जब हम कांस्टेंट लेकर आते हैं तो बराबर आता है E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू दी पावर 4। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, उसको स्टडी करोगे तो आपको क्लियरली मिल जाएगा कि यही वो फॉर्मूला है जो कि अप्लाई होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होंगे कि भाई पावर 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, तो वो तो याद ही रखना है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अंदर जो पावर है वो है टी की पावर 4। नंबर 5, द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, तो फोटोन का रेस्ट मास होता ही नहीं है। फोटोन जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं ना कि मैटर। तो आपने याद रखना है कि फोटोन का चाहे इन स्टेट ऑफ मोशन है जैसे भी देखो, तो फोटोन का रेस्ट मास बराबर होता है। नंबर 6, इन द phenomenon ऑफ photoelectric effect, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, द रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो जो रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, तो रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। सो द राइट आंसर इज इंक्रीजेस। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक है उसी में ये बात क्लियर होगी, ठीक है ना, कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। नंबर 13, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब कहलाता है इनर्शियल, जो कि रोटेटरी हो, जो कि एक्सेलरेटेड हो, जो कि वाइब्रेटरी हो, या जो कि मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो याद रखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो कि या तो रेस्ट में होता है या तो मूव कर रहा होता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसी वजह से उसका नाम इनर्शियल था कि भाई जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया वो एप्लीकेबल है, और वो लॉ एप्लीकेबल होता ही सिर्फ दो चीज़ों पर है, एक वो जो कि रेस्ट में हो, या फिर अगर मूव कर भी रहे हैं तो किससे कर रहे होंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ।
नंबर 2, द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज गिवन बाय, तो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के अंदर स्टडी किया है जो वेवलेंथ है मैटर वेव्स, उनका एक सिंपल सा आंसर है लैम्डा बराबर होता है h ओवर एम वी के, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास ऑफ दैट बॉडी एंड वेलोसिटी v जो है वो वेलोसिटी है उस बॉडी की। नंबर 7, दिस पार्टिकल हैज़ नो चार्ज, एक पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, नो मास एंड कैन इंटरेक्ट विद ऑल पार्टिकल्स, चाहे वो चार्ज हो या न्यूट्रल हो उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्या वो पॉजिट्रॉन है? नहीं, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, फोटोन दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, बट यहाँ पर लिखा हुआ है नो मास, बट न्यूट्रॉन का मास तो होता है, सो राइट आंसर इज फोटोन। फोटोन ही एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, और वो तमाम बॉडीज़ के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसा कि हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह के अंदर, चाहे चार्ज पार्टिकल हो या न्यूट्रल हो। 4, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के मुताबिक जो इंटेंसिटी होती है जो रेडिएशन एमिट करता है ब्लैक बॉडी, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल का साइन आता है और कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी कि सिग्मा। सो याद रखिए, ये काफ़ी मरतबा आया ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और हर एक के अंदर बस आपने जहन में बात याद रखनी है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में जो पावर होती है वो 4th पावर ऑफ टेम्परेचर होती है। सो यही आंसर होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। Number 15, if m naught is the rest mass of an electron, pair production takes place only if the minimum energy of incident photon is equal to, कम से कम एनर्जी कितनी होनी चाहिए रेडिएशन की? अगर कोई भी रेडिएशन पास होती है थ्रू द विसिनिटी ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस के करीब से, तो हमें पता है कि दो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है पॉजिट्रॉन और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मिनिमम कितनी होनी चाहिए। देखो बात ये है कि जो एनर्जी है जो भी उस इंसिडेंट फोटोन की होती है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट होती है, एक तो हो गई काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हो गई इनकी पोटेंशियल एनर्जी। सो जो फार्मूला था ना पेयर प्रोडक्शन का, उसके मुताबिक एनर्जी बराबर होती है 2m0c², क्योंकि दोनों पार्टिकल के मासेस तो m0 ही हैं। ठीक है, तो जो उसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी, एक की m0c² तो दूसरे की भी m0c² होगी, एंड प्लस फिर आती है काइनेटिक एनर्जी दोनों की, यानी कि सबसे पहले आती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर आती है इक्वेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अब यहाँ पे सवाल क्या लिखा है? यहाँ पे सवाल ये लिखा है कम से कम कितनी चाहिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बनाने के लिए। तो कम से कम सबसे पहले क्या होगा, जो एनर्जी होती है उससे पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उनके प्रोडक्शन के बाद वो अपेयर होती है एज काइनेटिक एनर्जी। अब ये कह रहे हैं क्योंकि मिनिमम, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम हटा दें तो कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए। इस वजह से इस केस के अंदर सही आंसर होगा 2m0c²। इतनी एनर्जी होगी तो कम से कम पार्टिकल्स प्रोड्यूस तो होंगे, और अगर इससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो फिर बाकी अपेयर होती है एज देयर काइनेटिक एनर्जी।